हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड फिजिक्स यानी ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे लेज़र एंड होलोग्राफी यूनिट फिफ्थ। और इस लेज़र एंड होलोग्राफी यूनिट में मैंने आपको रूवी लेज़र तक पढ़ा दिया था और लास्ट क्लास का जो अपना टॉपिक था वो था हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है। मैंने बताया था रूवी लेज़र में कमी थी, उस कमी की पूर्ति करने के लिए, उस कमी को मिटाने के लिए एक हीलियम नियॉन लेज़र बनाया गया। दूसरा लेज़र कौन सा बनाया गया? हीलियम नियॉन लेज़र। रूवी लेज़र कैसा लेज़र था बच्चों? ठोस प्रावस्था लेज़र। कैसा? सॉलिड लेज़र था। और हीलियम नियॉन लेज़र कैसा है? गैसियस लेज़र, गैस लेज़र है। और बच्चों हीलियम नियॉन लेज़र की मैंने आपको बनावट तक मैंने आपको बता दिया था। मैंने बताया था कि इसमें एक पायरेक्स कांच की नली होती है और पायरेक्स कांच की नली लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 mm व्यास की पायरेक्स कांच की नली होती है। इसके अंदर लगभग 10:1 में हीलियम और नियॉन गैस का क्या भरा जाता है? मिश्रण भरा जाता है, गैसीय मिक्सचर भरा जाता है। गैसीय मिक्सचर किस अनुपात में? 10:1 रेशियो में, 10:1। कई जगह बच्चों 5:1 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 10:1 में वो भी गलत नहीं है, उस स्थिति में भी लेज़र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 10:1 के अनुपात में हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सर भरा जाता है। किसके अंदर? पायरेक्स कांच की नली के अंदर। और बच्चों इसकी नली की लंबाई होती है लगभग 40 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो होता है लगभग 2 mm। और 1 mm पारे के दाब पर हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर इसके अंदर भरा जाता है। इस नली के दोनों सिरों पर बोरोसिलिकेट कांच की, इस नली के दोनों सिरों पर बोरोसिलिकेट कांच की 2 प्लेटें W', एक प्लेट W, दूसरी W', एक दूसरे से ब्रूस्टर कोण पर जुड़ी हुई रहती हैं। जो अपनी पायरेक्स कांच की नली है, इसके दोनों सिरों पर 2 प्लेटें W', किसकी? बोरोसिलिकेट कांच की, एक दूसरे से ब्रूस्टर कोण पर जुड़ी हुई रहती हैं। और बच्चों दोनों जो गवाक्ष हैं या जो दोनों प्लेटें हैं वो कैसे कोण पर जुड़ी रहती हैं? ब्रूस्टर कोण पर जुड़ी रहती हैं। और इस नली को अपन 2 दर्पण M1 और M2 जो कि सिल्वर्ड पॉलिश हैं। एक है कैसा बच्चों? एक दर्पण होता है पूर्ण परावर्तक दर्पण और दूसरा होता है आंशिक परावर्तक। आंशिक परावर्तक से क्या मतलब है बच्चों? आंशिक परावर्तक से मतलब है कि इस दर्पण की परावर्तन क्षमता लगभग कितनी होती है बच्चों? आंशिक जो दर्पण है उसकी परावर्तन क्षमता लगभग 90% और पारगमन क्षमता कितनी होती है? लगभग 10%। तो एक पूर्ण परावर्तक और एक आंशिक परावर्तक दर्पण होता है, उसके मध्य इसको क्या, इस नाली को अपन रख देते हैं। बच्चों इसमें नली के ऊपर विद्युत उत्सर्जन के लिए क्या लगे रहते हैं? इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। और इन इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ देते हैं? RF सोर्स से जोड़ देते हैं। इसका यहाँ तक मैंने आपको डायग्राम बता दिया था। अब बात करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र की कार्यविधि की, वर्किंग प्रोसेस या वर्किंग। हीलियम नियॉन लेज़र की कार्यविधि की बात करें बच्चों तो हीलियम और नियॉन गैस लेज़र के सबसे पहले अपन को पढ़ने होंगे क्या बच्चों? इसमें कितने क्या होते हैं? ऊर्जा स्तर कितने होते हैं? या मैं इसकी कार्यविधि और सिद्धांत दोनों को एक साथ समझा दूंगा। कार्यविधि एवं सिद्धांत देखिए, पहले आप समझिए। हीलियम और नियॉन लेज़र की बात करें अपन तो ये हीलियम गैस लेज़र के और ये नियॉन गैस लेज़र के क्या हैं? ऊर्जा स्तर हैं। ये दोनों के मूल ऊर्जा स्तर हैं। इस हीलियम गैस लेज़र में इसके मूल ऊर्जा स्तर के ऊपर 2 मित स्थायी स्तर होते हैं, F2 और F3। कौन कौन से बच्चों? F2 और F3, 2 मित स्थायी स्तर होते हैं हीलियम गैस लेज़र के
निम्न ऊर्जा स्तर के ऊपर दो मित स्थायी स्तर F2 व F3 होते हैं और इन ऊर्जा स्तरों के समान नियोन के उच्च ऊर्जा स्तर कौन से E4 और E6 होते हैं। दोबारा से समझ लो, हीलियम के और नियोन के ये दोनों की क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर। ये हीलियम का है निम्न ऊर्जा स्तर F1 दे लो इसे, और इस F1 के ऊपर इसके दो मित स्थायी स्तर F2 व F3 हैं। F2 और F3 के समान ऊर्जा के, जितनी F2 का है उतना E4 नियोन का उच्च ऊर्जा स्तर इसके मित स्थायी F2 के बराबर स्तर का होता है, यानी समकक्ष होता है। नियोन के उच्च ऊर्जा स्तर E4 और E6 F2 और F3 के समान होते हैं, यानी इक्वल लेवल के होते हैं। कौन कौन से, नियोन के E4 और E6। ये उच्च ऊर्जा स्तर हीलियम के मेटास्टेबल स्टेट्स या मित स्थायी स्तर F2 व F3 के क्या होते हैं बच्चों, समान लेवल के होते हैं। या मैं कह सकता हूँ हीलियम और नियोन के ऊर्जा स्तरों की बात करें तो हीलियम के मित स्थायी स्तर F2 और F3 नियोन के उच्च ऊर्जा स्तर E4 व E6 के अति निकट होते हैं। इसके बाद बच्चों अपन बात करें तो इनमें ये E6 हो गया, ये E4 हो गया, ये होता है इसका E5, ये होता है बच्चों यहाँ E3, फिर E2 और ये E1 है। ये E6 और E4 किसके बराबर लेवल के हैं बच्चों, F2 और F3 के। और बच्चों ये हो गया इसका कौन सा, E5 दोनों के मध्य में, ये हो गया इसका E3 और ये E2 और ये E1। ये क्या हुए, हीलियम और नियोन के गैस लेजर होते हैं, या हीलियम और नियोन के परमाणुओं के ऊर्जा स्तर मैंने इस चित्र में आपको दर्शाए। इस तरह के इनके ऊर्जा स्तर होते हैं। अब अपन इनके सिद्धांत और कार्यविधि को समझें तो देखिए कैसे ये लेजर का उत्पादन करते हैं। देखिए सबसे पहले वही हीलियम और नियोन की बात करें तो देखिए ये है हीलियम का निम्न ऊर्जा स्तर E1, हीलियम का निम्न ऊर्जा स्तर E1। इसके ऊपर इसके कौन से स्तर होते हैं बच्चों, इसके होते हैं मेटास्टेबल स्टेट्स यानी मित स्थायी स्तर। कौन कौन से, F2 और F3, F2 और ये F3, ठीक है। चाहे और थोड़ा नीचे बना लो। ये इसके मित स्थायी स्तर हो गए, कौन से, हीलियम के मित स्थायी स्तर F2 और ये F1 दे लो, E के रूप में अपन किसका ले लेंगे, नियोन के ले लेंगे। इसका मूल ऊर्जा स्तर F1, F2 और F3 क्या हो गए इसके कौन से स्तर हो गए बच्चों, इसके हो गए ये मित स्थायी स्तर। और नियोन के ये हो गया मूल ऊर्जा स्तर, इसको मैं दे रहा हूँ E1। नियोन के परमाणुओं के ऊर्जा स्तर की बात करें तो इसका माना कि E1 कौन सा है, मूल ऊर्जा स्तर है। और F2 और F3 के समान कौन से होते हैं बच्चों, E6 और E4। E6 ये ऊर्जा स्तर है और ये नाम दे लिया माना कि अपन ने E4, ठीक है। जितनी ऊर्जा इसकी है समान लेवल के हैं, उतनी ही ऊर्जा किसकी है, F2 और E4 की बराबर है। यानी F2 और F3 के निकट या अति निकट नियोन के ऊर्जा स्तर कौन से, E4 व E6 स्थित होते हैं। और इनके बच्चों E4 और E6 के मध्य में होता है कौन सा, मध्य में होता है E5। और यहाँ इसका होता है इसके निकट E3।
ये कौन सा ऊर्जा स्तर हो गया इसका, E3। चाहो तो एक लाइन के द्वारा दर्शा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसका क्या बना रहे हैं बच्चों, ये रेखांकित चित्र बना रहे हैं, तो इनको अलग अलग करने के लिए, ऊर्जा स्तरों को बताने के लिए नहीं तो चाहो तो इसी तरह से ये F1, ये F2, ये F3, ये E6, ये E4 और ये E5 और ये E3 और इधर होता है बच्चों ये E2। कौन सा, E2 और ये E1 है ये। तो ये तो दर्शाए मैंने किसके, हीलियम के ऊर्जा स्तर, और ये बताएं नियोन के ऊर्जा स्तर। हीलियम के ऊर्जा स्तर और नियोन के ऊर्जा स्तर मैंने आपको दर्शाए। अब क्या होता है बच्चों, जो अपन ने हीलियम नियोन लेजर बनाया उसकी कार्यविधि कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मैं दोनों बता रहा हूँ एक साथ। उसमें जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉनों से अपन किसको, RF सोर्स को कनेक्ट करते हैं, रेडियो आवृत्ति स्रोत को जोड़ देते हैं। और रेडियो आवृत्ति स्रोत को जोड़ने के बाद जैसे ही विभव दी जाती है या वोल्टता दी जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, अपन इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, जब नली पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य आप उच्च आवृत्ति के विभवांतर लगाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, विसर्जन होगा। और विसर्जन होगा तो नली में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। और ये नली में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन हीलियम के परमाणुओं से क्या करते हैं, टक्कर, और टक्कर करके उन्हें क्या करते हैं बच्चों, उन्हें इन मित स्थायी स्तर F2 व F3 में जाने के लिए उत्तेजित कर देते हैं, यानी भेज देते हैं। क्या हुआ समझना, अपने जो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे उन इलेक्ट्रोडों को अपन ने किससे जोड़ा, बैटरी से जोड़ा। बैटरी से जोड़ा तो बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, विसर्जन होगा, भरी हुई गैस का विसर्जन होगा। और बच्चों भरी हुई गैस का जब विसर्जन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भागेंगे, धनायन की ओर भागेंगे इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब धनायन की ओर भागेंगे तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हीलियम के परमाणुओं से क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। नंबर एक, जैसे इलेक्ट्रोड पर अपन वोल्टता या बैटरी से जोड़ते हैं या वोल्टता अप्लाई करते हैं, तो विसर्जन से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हीलियम के परमाणुओं से टक्कर करते हैं। और टक्कर करने से हीलियम के परमाणु क्या हो जाते हैं, उत्तेजित, और उत्तेजित होकर ये मित स्थायी स्तर F2 और F3 में चले जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से उत्तेजन ऊर्जा प्राप्त करके या उत्तेजित होकर के ये कहाँ चले जाते हैं, F2 व F3 में चले जाते हैं। F2 और F3 के अति निकट नियोन के ऊर्जा स्तर कौन से होते हैं, E4 व E6। इसका मतलब क्या है, पहले मैं ये बता दूं कि अति निकट से मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि मकान बना हुआ है जो पास में है, यानी जितना मितस्थायी स्तर इनकी ऊर्जा होती है इतनी ही नियोन के इन उच्च ऊर्जा स्तर E4 व E6 की ऊर्जा होती है। तो ये तो ऊर्जा प्राप्त, इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से उत्तेजित हुए, ऊर्जा प्राप्त की और कहाँ चले गए, F2 और F3 में ये चले गए। F2 व F3 में जब ये हीलियम के परमाणु यानी मितस्थायी स्तरों में चले गए तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, ये यहाँ तक मितस्थायी स्तर में चले गए और मितस्थायी स्तर में जैसे ये चले गए तो क्या होगा बच्चों, हीलियम के परमाणु और नियोन के परमाणुओं में आपस में क्या होती है, टक्कर होती है। और हीलियम के परमाणु नियोन के परमाणुओं से टकरा करके अपनी ऊर्जा को किसको देते हैं, नियोन के परमाणुओं को प्रदान कर देते हैं। यानी परमाणुओं की टक्कर से हीलियम अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित किनको कर देते हैं, हीलियम व नियोन के परमाणुओं में टक्कर से हीलियम परमाणु अपनी ऊर्जा को किसको दे देते हैं, नियोन परमाणु को स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, हीलियम और नियोन के, हीलियम उत्तेजित अवस्था में आ गए और उत्तेजित अवस्था में ये नियोन के परमाणुओं से टकराए
तो टकरा करके खुद तो अपनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं और किसको ऊर्जा खत्म नहीं, सॉरी, ऊर्जा ट्रांसफर कर देते हैं टकरा करके, किससे? नियॉन के परमाणुओं से। ये नियॉन के परमाणुओं को अपनी ऊर्जा को दे देते हैं, जिससे ये नियॉन के परमाणु कहाँ पहुँच जाते हैं? E4 व E6। भाई इतनी ऊर्जा मिल गई तो वो वहाँ पहुँच गए निम्न से, और इतनी ऊर्जा दे दी, इन लेवलों के बराबर इनकी है, तो इन्होंने अपनी नियॉन के परमाणुओं को ऊर्जा दी और नियॉन के कहाँ पहुँच गए? E4 व E6 में। यानी परमाणुओं की टक्कर से ऊर्जा स्थानांतरित होने के कारण नियॉन के परमाणु कौन से ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं बच्चों? E4 और E6 ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इस प्रकार से E4 और E6 ऊर्जा स्तरों में नियॉन परमाणुओं की संख्या बढ़ने लगती है। कैसे बढ़ने लगती है? अपन उधर रेडियो आवृत्ति स्रोत से या बैटरी से जोड़ रखा है इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने से विसर्जन हो रहा है, विसर्जन से लगातार क्या हो रहा है? ये मेटास्टेबल स्टेट्स F2 और F3 में क्या जा रहे हैं? हीलियम के परमाणु जा रहे हैं, और वहां पहुंच के ये अपनी ऊर्जा को किसको स्थानांतरित कर रहे हैं बच्चों? ये स्थानांतरित कर रहे हैं नियॉन के परमाणुओं को। नियॉन के परमाणु, जिसके कारण इन F2 और F3 के समान लेवल के जो ऊर्जा स्तर हैं नियॉन के E4 व E6, इन E4 व E6 में ऊर्जा स्थानांतरित कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा बच्चों? E4 और E6 में परमाणुओं की संख्या क्या होती जाएगी? कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी, यानी लगातार बढ़ती जाएगी। नियॉन परमाणुओं की संख्या लगातार यदि अपन बैटरी को लगाए रखें तो उस स्थिति में इतनी हो जाएगी कि समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी टक्करों से E4 व E6 ऊर्जा स्तरों में परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, और लगातार क्या होगा? जब ऊर्जा ये स्थानांतरित करते रहेंगे तो इनमें समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ 55 से मैं इसको उच्च ऊर्जा स्तर में भेज रहा हूँ, यहाँ मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, तुरंत ये किस में पहुँच रहे हैं? ये अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहे हैं E4 और E6 में। E4 और E6 जब यहाँ से ये लगातार ऊर्जा पा के यहाँ जाते जा रहे हैं बच्चों, पंपन लगातार कर रहे हैं अपन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समष्टि प्रतिलोमन का मतलब आप जानते ही हो कि उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या निम्न की तुलना में क्या होती जाएगी बच्चों? बढ़ती जाएगी। E4 और E6 ऊर्जा स्तर में स्थित नियॉन परमाणु जब समष्टि प्रतिलोमन होगी तो इन नियॉन परमाणुओं में किसकी प्रायिकता बन जाएगी बच्चों? उद्दीपित उत्सर्जन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ जब समष्टि प्रतिलोमन हुआ तो समष्टि प्रतिलोमन के कारण, पॉपुलेशन इन्वर्जन के कारण किसकी प्रोविजन रेट बढ़ेगी बच्चों? उद्दीपित उत्सर्जन की प्रोबेबिलिटी रेट बढ़ जाएगी। और उद्दीपित उत्सर्जन की प्रोबेबिलिटी रेट बढ़ जाएगी तो उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा E6 से और E4 से, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, दोनों से ही ऊर्जा ट्रांसफर किसको कर रहे हैं? F2 और F3 से नियॉन के परमाणुओं को, और नियॉन के परमाणु किस में पहुंच रहे हैं? E4 और E6 में। E4 और E6 में जब अपन पंपन लगातार यहाँ कराते रहेंगे तो परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, और एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी जब परमाणु क्या होंगे? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में ज़्यादा हो जाएंगे, यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति बढ़ जाएगी। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो बच्चों उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में किसकी प्रोबेबिलिटी रेट बढ़ जाती है? उद्दीपित उत्सर्जन की प्रोबेबिलिटी रेट बढ़ जाती है। और उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा अपन देखेंगे इसमें कि E6 से E5 में, E6 से E5 में उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा क्या होता है? परमाणु E6 से E5 में आते हैं और 33,900 एंगस्ट्रॉन्ग 33,900 एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य के फोटोन। कैसे फोटोन होंगे? उद्दीपित उत्सर्जन से, तो कला संबद्ध 33,900 एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य के कला संबद्ध फोटोनों का क्या करते हैं बच्चों? ये उत्सर्जन करते हैं। इसी प्रकार E4 से भी उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा किस में आते हैं? E4 से परमाणु अपने निम्न ऊर्जा स्तर E3 में आते हैं। किसमें? E3 में। और 11,500 कितना?
11,500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के कला संबद्ध फोटोनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और इसी प्रकार E6 से बच्चों परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर E3 में भी आते हैं। किस में आते हैं? जब E4 से E3 में आए तो 11,500 एंगस्ट्रॉम का फोटोनों का उत्सर्जन हुआ, और जब E6 से E3 में आते हैं तो उस स्थिति में 6,328 एंगस्ट्रॉम के कला संबद्ध फोटोनों का क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन होता है। अब यहाँ देखिए आप 33,900 का ये भी कैसे है, कला संबद्ध है। 6,328 का ये भी कला संबद्ध है, और 11,500 एंगस्ट्रॉम के जो फोटोन प्राप्त हुए अपने लिए, ये फोटोन भी कैसे हैं बच्चों, ये भी कला संबद्ध फोटोन ही प्राप्त हुए हैं। अब ये उद्दीपित उत्सर्जन से ही तीनों प्राप्त हुए हैं, तीनों ही कला संबद्ध हैं। इनकी तीव्रता क्या होगी, उच्च होगी। लेकिन अब बात आती है यहाँ लेजर किससे प्राप्त होगा। लेजर में बताऊं आपके लिए 6,328 एंगस्ट्रॉम के फोटोन से लेजर प्राप्त करेंगे आगे। इसके बाद परमाणु किस में आ गए, यहाँ से बच्चों, यहाँ से परमाणु अपनी ऊर्जा को यानी फोटोन उत्सर्जन करके उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा परमाणु E6 से E5 और E4 से E3 में उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा 33,900, E6 से E5 में आए तो 33,900, और बच्चों E4 से E3 में आए तो 11,500 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये फोटोन कला संबद्ध होंगे, लेकिन ये दोनों ही क्या है बच्चों, लेजर व्युत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि ये दृश्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। 11,500 और 33,900 एंगस्ट्रॉम विजिबिलिटी एरिया में नहीं आता है, दृश्य क्षेत्र में नहीं आता है। अतः इन दोनों से ही क्या है, लेजर उत्पादन नहीं किया जाता है। 6,328 एंगस्ट्रॉम जो कब होता है, जबकि E6 से E3 में संक्रमण होता है उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा, तो 6,328 एंगस्ट्रॉम के विकिरण उत्सर्जित होते हैं जो दृश्य क्षेत्र में आते हैं। अतः हीलियम नियन गैस लेजर से 6,328 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लाल रंग के प्रकाश पुंज का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद बच्चों परमाणु E3 ऊर्जा स्तर से नियोन परमाणु स्वतः उत्सर्जन के द्वारा E2 ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। यहाँ तक आ गए, यहाँ के द्वारा, यहाँ के बाद E3 से किस में आ जाएंगे बच्चों, ये स्वतः उत्सर्जन के द्वारा किस में आ जाएंगे, E2 में आ जाएंगे, और लगभग 6,000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन, फोटोनों का उत्सर्जन करते हैं। चूंकि ये दृश्य क्षेत्र में आ रहा है तो इससे भी लेजर बनना चाहिए, लेकिन ये किससे होता है, ये होता है स्वतः उत्सर्जन के द्वारा। और जब ये E2 ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं नियोन के परमाणु, तो ये दीवारों से टकरा करके, नली की दीवारों से टकरा करके क्या हो जाते हैं, व्युत्तेजित हो जाते हैं, अपनी उत्तेजना को खो देते हैं और वापस अपने निम्न ऊर्जा स्तर में यानी मूल ऊर्जा स्तर E1 में आ जाते हैं। कैसे, दीवारों से टकराकर क्या हो जाते हैं बच्चों, व्युत्तेजित हो जाते हैं, यानी अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, अपनी ऊर्जा खो देते हैं और वापस निम्न ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर E1 में आ जाते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों पे लगातार विपांतर देते रहेंगे, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। और यहाँ अपन ऊर्जा लगातार बैटरी से, यहाँ पे अपन ने कौन सा, जैसे वहाँ तो कौन सा अपन ने लगाया था, क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका, जिसमें से कैसे वहाँ लगातार फोटोन आपतन नहीं हो रहा था, तो वहाँ क्या हो रहा था, अपने लिए जो लेजर पुंज था वो भी असतत प्राप्त हो रहा था। यहाँ क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनों पर कंटिन्यूसली वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अपने लिए ये स्थिति लगातार चलती रहेगी और 6,328 एंगस्ट्रॉम के लेजर पुंज का कैसे सतत लेजर पुंज का निर्माण होता रहेगा। और इस प्रकार से अपने लिए क्या मिलता है बच्चों, इस प्रकार से अपने लिए सतत लेजर पुंज प्राप्त होता है। किसका, हीलियम नियॉन लेजर का सतत लेजर पुंज के रूप में प्रकाश प्राप्त होता है। उद्दीपित उत्सर्जन से क्या होगा, प्रकाश का प्रवर्धन होगा। प्रवर्धन कैसे, जो मैंने आपको बताया है
हीलियम नियॉन की जो बनावट बताई है उसमें इधर से उधर ये फोटोन गति करेंगे और उससे प्रकाश का प्रवर्धन होगा, और प्रवर्धन होने के बाद अत्यंत तीव्रता उसकी बढ़ जाएगी। अत्यंत तीव्र कला संबद्ध फोटोनों का पुंज निकलेगा जो कि क्या होगा, लेजर पुंज होगा। इस प्रकार से ये क्या होता है, इसमें हीलियम नियॉन में लेजर प्राप्त होता है। एक बार फिर बता दूं मैं, हीलियम और नियॉन के ऊर्जा स्तर हैं। हीलियम का F1 और नियॉन का E1, ये दोनों के मूल ऊर्जा स्तर हैं। F1 के ऊपर हीलियम के F2 और F3 मितस्थायी स्तर होते हैं। इन F2 व F3 के समान E4 व E6 नियॉन के उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं, जो कि F2 और F3 के अति निकट स्थित होते हैं। जब अपन क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनों पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस स्थिति में उसमें भरी गैस का क्या होगा बच्चों, विसर्जन होगा और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, टक्कर करेंगे किससे, हीलियम के परमाणुओं से, और टकरा करके इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे हीलियम के परमाणु और इन मेटास्टेबल स्टेट्स में चले जाएंगे F2 F3 में। यहाँ ये F2 व F3 में क्या करेंगे, इनके समान ऊर्जा स्तर जो E4 और E6 है नियॉन के, इनसे ये हीलियम के परमाणु नियॉन के परमाणुओं से टकरा करके अपनी ऊर्जा को किसमें दे देते हैं, नियॉन के परमाणुओं को, जिसके कारण ये नियॉन के परमाणु इस E4 और E6 में आ जाते हैं। E4 और E6 से जो संक्रमण होता है बच्चों, एक होता है E6 से E5 में। ये लगातार जब अपन पंपन कराते रहेंगे तो स्थिति ऐसी आ जाएगी, E6 और E4 में क्या आ जाएगा, समष्टि प्रतिलोमन, जिससे किसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, उद्दीपित उत्सर्जन की। संक्रमण होता है E6 से E5 में, E4 से E3 में और E6 से E3 में। ये उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा संक्रमण होता है। इसमें E6 से E5 में जब संक्रमण होता है तो 33,900 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश फोटोन में होता है, तो 11,500 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों का उत्सर्जन होता है। लेकिन ये दोनों ही फोटोन कला संबद्ध होंगे और क्या है बच्चों, उद्दीपित उत्सर्जन से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन लेजर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये विजिबिलिटी एरिया में नहीं आते, दृश्य क्षेत्र में नहीं आते। जबकि E6 से E3 में उद्दीपित उत्सर्जन के संक्रमण के द्वारा 6,328 एंगस्ट्रॉम के क्या होते हैं, कला संबद्ध फोटोन प्राप्त होते हैं, जो कि दृश्य क्षेत्र में आते हैं। अतः इनके द्वारा क्या होता है, लेजर पुंज का निर्माण होता है। E3 से स्वतः उत्सर्जन होता है और E2 में परमाणु आ जाता है, 6,000 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों का उत्सर्जन होता है। लेकिन ये स्वतः उत्सर्जन के द्वारा होता है, तो ये कला संबद्ध नहीं होंगे, लेजर नहीं बनेगा। E2 में जब परमाणु आ जाएंगे तो E2 में ये दीवारों से टकराएंगे और टकरा कर अपनी ऊर्जा को क्या कर देंगे, खो देंगे, और यानी व्युत्तेजित हो जाएंगे और वापस किस में आ जाएंगे, अपने मूल ऊर्जा स्तर E1 में आ जाएंगे। दोबारा से इधर वो कंटिन्यूस स्थिति चल रही है, E1 से पुनः ये यहाँ पहुँचे, अपनी ऊर्जा को इनको ट्रांसफर करेंगे वापस यहाँ, ये स्थिति चलती रहेगी और अपने लिए 6,328 एंगस्ट्रॉम के फोटोन लेजर पुंज के रूप में प्राप्त होते रहेंगे। ये है हीलियम नियॉन लेजर की प्रिंसिपल और वर्किंग। आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।